Welcome to the class of stock market operations. Our topic for today is derivative trading, and this is part one of this chapter. So, first of all, what is the meaning of derivatives? देखिए डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एक ऐसा वित्तीय उत्पाद है जिसका जो मूल्य है, जिसकी वैल्यू जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डेरिवेटिव्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है वो किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट या किसी और कमोडिटी के ऊपर निर्भर करती है। सो ऐसे कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव्स की वैल्यू निर्भर करती है? ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स किसी भी प्रकार का शेयर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर डेरिवेटिव्स की वैल्यू निर्भर करती है। एंड कमोडिटीज में कोई भी कमोडिटी जैसे कि कोल, गोल्ड, सिल्वर, कॉर्न्स, शुगर, इस प्रकार की कोई भी कमोडिटी हो सकती है जिसके ऊपर डेरिवेटिव्स की वैल्यू निर्भर करती है। सो जान लीजिए कि डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसकी जो वैल्यू है वो किसी और कमोडिटी के ऊपर या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करती है। और ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को या ऐसी कमोडिटीज को आप क्या कहते हैं? अंडरलाइंग कमोडिटी या अंडरलाइंग प्रोडक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? द फाइनेंशियल प्रोडक्ट और द कमोडिटी, ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट या ऐसी कमोडिटी जिसके ऊपर डेरिवेटिव्स की वैल्यू निर्भर करती है, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी कमोडिटी को आप अंडरलाइन कहते हैं, यानी कि अंतर्निहित वस्तु कहते हैं। सो डेरिवेटिव्स की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी एग्जिस्टेंस निर्भर करती है किसी और प्रोडक्ट या किसी और कमोडिटी के ऊपर, जिसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक गेहूं का किसान है जो कि अपनी गेहूं की खेती को सेल करना चाहता है, लेकिन अभी नहीं, आने वाले हो सकते 3 महीने में, किसी फ्यूचर डेट पे वो अपनी गेहूं की फसल को बेचना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद उसको गेहूं का वो दाम नहीं मिल पाएगा जो उसको आज बेचने पर मिलेगा। सो वो क्या करेगा, वो आज की डेट में आने वाले अगले 3 महीने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लेगा कि 3 महीने बाद वो अपनी गेहूं की फसल को सेल करेगा। और किस प्राइस पे सेल करेगा? एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे, कि मैं अपनी गेहूं की फसल को इस प्राइस पे सेल करूंगा। तो ऐसा एग्रीमेंट को आज की ही डेट में करके रख लेगा ताकि वो अपने आप को हेज कर सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। उसके बाद गेहूं का प्राइस बढ़े या कम हो, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आज की डेट में गेहूं का जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, उसको वो निश्चित कर चुका है, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेरिवेटिव है, इसका जो अंडरलाइंग कमोडिटी है, जो अंतर्निहित वस्तु है, वो कौन सी है? गेहूं। तो यहाँ पर जो कमोडिटी है, जो अंडरलाइंग कमोडिटी है, दैट इज व्हीट, दैट इज गेहूं, जिसके ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव्स की वैल्यू निर्भर करेगी। सो डेरिवेटिव्स को और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर क्या है। सो डेरिवेटिव्स में 3 चीज़ें आती हैं: ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, एंड थर्ड इज स्वॉप्स। सो अगर हम KUK के एमकॉम के सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में स्वॉप्स नहीं है। सो मोस्टली हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस और फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के बारे में। सो ये 3 प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट सेशन में हम फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्वॉप्स के बारे में हम बहुत ही कम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये है डेरिवेटिव्स का, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डेफिनेशन को कर लेंगे तो आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी, डेरिवेटिव इज एन एग्रीमेंट। ये एक ऐसा समझौता है। समझौता किस चीज़ के लिए है? किसी कमोडिटी को बाय या सेल करने के लिए, बाय या सेल करने का, खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट है। और किस चीज़ को खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट है? किसी करेंसी, कमोडिटी, सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो किसे खरीद बेच रहे हैं आप? किसी भी प्रकार की करेंसी को या फिर
किसी कमोडिटी को या सिक्योरिटी को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी। अगर करेंसी है दैट शुड बी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, कि आप कितनी करेंसी बाय या सेल करेंगे, आप कितनी कमोडिटी को बाय या सेल करेंगे, 10 किलो, 15 किलो, 1 टन, कितना। तो इस तरीके से आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी या कमोडिटी के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। लेकिन जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे वो कब करेंगे, वो आज की डेट में नहीं कर रहे हैं, वो आप किसी फ्यूचर डेट के लिए, किसी भविष्य की एक निश्चित तारीख के लिए आप वो एग्रीमेंट कर रहे हैं एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। और जो प्राइस है, जो कीमत है, वो आज की ही डेट में आप डिसाइड कर रहे हैं। सो जो प्राइस है वो आप आज ही निश्चित कर रहे हैं, आज की ही डेट में आप जो फ्यूचर प्राइस है उसे आप फिक्स करके रख रहे हैं। सो ऐसा जो एग्रीमेंट है इसे आप डेरिवेटिव कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई 10 USD, मुझे 10 US डॉलर्स चाहिए, लेकिन आज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 जून 2024 को मुझे 10 USD चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम तक जो US डॉलर्स का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और मुझे रिस्क है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो बियर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं 10 USD को 10 US डॉलर्स के लिए आज की ही डेट में, आज के ही रेट में कॉन्ट्रैक्ट करके रख रही हूँ, और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को आप डेरिवेटिव कहते हैं। तो आइए इसमें कंडीशंस चेक करते हैं। क्या ये एग्रीमेंट है? यस, ये आप एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं? आप बाइंग के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप किस चीज़ को बाय करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं? आप करेंसी को बाय करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी है? यस, आप 10 US डॉलर्स के लिए, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। किस डेट के लिए कर रहे हैं? आप 1 जून के लिए कर रहे हैं। 1 जून को आप US डॉलर्स को बाय कर लेंगे। कितने US डॉलर्स को? 10 US डॉलर्स को बाय करेंगे एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। और जो प्राइस है वो आपने आज ही निर्धारित करके रख लिया है, पूर्व निर्धारित कीमत पर आप जो 10 USD हैं वो बाय कर लेंगे। कौन सी तारीख को? 1 जून 2024 को। और ऐसा जो एग्रीमेंट है इसे आप डेरिवेटिव कहेंगे। Now what is the need for derivatives? क्यों ज़रूरत है डेरिवेटिव्स की? आइए देखते हैं। अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कई प्रकार के रिस्क होते हैं, कई प्रकार के जोखिम होते हैं। कुछ लो लेवल के रिस्क होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के, और कुछ हाई लेवल के रिस्क होते हैं। कुछ रिस्क इनमें से ऐसे होते हैं जिसको जो बिजनेसेस हैं वो इंश्योरेंस लेके कवर कर लेते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें और उन रिस्क को आप कवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर नहीं किए जा सकते। ऐसे रिस्क जनरेट होते हैं क्योंकि एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, इस वजह से ये रिस्क पैदा होते हैं। तो ऐसे रिस्क जिनको आप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कवर नहीं कर सकते, इन रिस्क के लिए आप डेरिवेटिव्स बाय या सेल कर सकते हैं, और ऐसे रिस्क के लिए डेरिवेटिव्स की आवश्यकता है। अब आप काफ़ी हद तक ये जान चुके हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। एक बार जब आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में विशेषताएं, उसकी जो फीचर्स हैं वो बता सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव्स की विशेषताएं या उनकी फीचर्स क्या हैं। So the first feature of derivatives is that it has no independent value. इसका कोई अपना स्वतंत्र मूल्य नहीं है, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू है वो निर्भर करती है किसी अंतर्निहित वस्तु या फिर किसी अंतर्निहित प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए जो डेरिवेटिव्स हैं उनका अपना अपना कोई स्वतंत्र मूल्य यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। और जो अंडरलाइंग एसेट है वो कुछ भी हो सकता है। किसी स्टॉक या शेयर को आप अंडरलाइंग एसेट बना सकते हैं, कोई इंडेक्स अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऐसे कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर कमोडिटीज हो सकती हैं जो कि किसी डेरिवेटिव की अंडरलाइंग कमोडिटी हो। इसका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट फीचर। Now, what's the second feature of derivatives? It's a predefined fixed duration. जो derivatives हैं इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो अवधि है वो पूर्व निर्धारित होती है
2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है। तो जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो फिक्स्ड होती है और जैसे ही वो अवधि समाप्त हो जाती है, जैसे ही वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, वैसे ही जो डेरिवेटिव्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अवधि के समाप्त होने पर जो अनुबंध है, जो एग्रीमेंट है डेरिवेटिव्स का, वो भी समाप्त हो जाता है। दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डेरिवेटिव्स। थर्ड फीचर इज कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट। इसमें क्योंकि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दोनों पार्टीज को अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो उनको पूरी करनी होती हैं। सो बोथ द पार्टीज हैव टू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। उनको उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उसको पूरा करना होता है, और अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना दोनों पार्टीज के लिए एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट फीचर इज अंडरलाइंग एसेट। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि डेरिवेटिव्स का एक अंडरलाइंग एसेट होता है, एक अंतर्निहित परिसंपत्ति है जिसके ऊपर वैल्यू निर्भर करती है डेरिवेटिव्स की। वो परिसंपत्ति, वो जो एसेट है, वो जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है, दैट कुड बी इंडेक्स, किसी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज का इंडेक्स हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की कमोडिटी या शेयर भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है डेरिवेटिव्स का। फिफ्थ इज मिनिमल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो निवेश का अमाउंट है वो कम होता है, बहुत कम, या फिर बिल्कुल जीरो निवेश से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअली में एसेट या लायबिलिटी को बाय या सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको बाय या सेल करने का एग्रीमेंट करना है। एक्चुअली में आप एसेट या लायबिलिटी को बाय नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप बाय या सेल करेंगे। आप कर नहीं रहे हैं, आप करने का अनुबंध कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर इज कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको सुरक्षा भी मिल जाती है और कम दाम पर। सो जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको सुरक्षित रखते हैं। कोई भी इन्वेस्टर है या फिर कमोडिटी का ट्रेडर है, उनको प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से जो रिस्क है, उस रिस्क से उनको सुरक्षा भी मिल जाती है और उनको बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन का एक मेथड है। सो अगर आप ऐसी प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग लिक्विडिटी। इससे तरलता बढ़ती है, क्योंकि अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक उन कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन कंपनीज के जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, वो कम हैं। और अगर आप खतरे कम करना चाहते हो तो आपको अब हेजिंग करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा लेनी पड़ेगी, और उस सुरक्षा को लेने का एक माध्यम है डेरिवेटिव्स। सो अगर आप डेरिवेटिव्स लेते हैं, इस वजह से आप अपने रिस्क को कम कर पाते हैं, और रिस्क को कम करने की वजह से जो बैंक्स हैं वो आपको ज़्यादा लोन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। Now next topic is who are the players in derivative markets। कौन कौन लोग हैं जो कि derivatives market में ट्रेड करते हैं। इसमें the first participant is hedgers, second is speculators and third is arbitrators। एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तीन लोग होते कौन हैं। So the first player in the derivative market is hedger। तो hedgers कौन होते हैं? hedgers वो व्यापारी हैं, वो traders हैं जो कि प्रोडक्ट्स में व्यापार करते हैं। और क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में व्यापार करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो उनको प्राइसेस के ऊपर या नीचे जाने से खतरा होता है। दे आर एक्सपोज्ड टू रिस्क, और इस रिस्क के चलते उनको प्रोटेक्शन की, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। सो ऐसी सुरक्षा पाने के लिए वो डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स को बाय या सेल करते हैं, और ताकि वो प्राइसेस के में जो उतार या चढ़ाव आ रहा है उससे अपने प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रख सके। सो हेजर्स ऐसे व्यक्ति हैं। नाउ सेकंड इज द स्पेक्यूलेटर्स, जो कि जिनको आप सट्टेबाज कहते हैं। सो स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? ये प्राइसेस का अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। सो मान लीजिए कि मैं रिलायंस कंपनी मुझे अच्छी लगती है, तो अगर मैं रिलायंस के शेयर्स आज बाय करती हूँ
और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका दाम ऊपर जाएगा। तो आज की डेट में मैं वो शेयर्स बाय करके रख लेती हूँ ताकि आने वाले समय में मैं उनको सेल कर दूँ। सो एक तरह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्पेक्यूलेशन कर रही हूँ कि प्राइस की मूवमेंट्स जो कि अप या डाउन जाएंगी इसके ऊपर उसका मैं अनुमान लगा रही हूँ, उसका अंदाज़ा लगाकर मैं प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं अनुमान लगा रही हूँ कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स आने वाले समय में अच्छा प्राइस मुझे देकर जाएंगे, अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे, तो मैं वो शेयर्स बाय कर लेती हूँ और आने वाले समय में मैं उनको सेल कर दूंगी। तो जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर जो प्रॉफिट्स अर्न करने का ट्राई करते हैं, ऐसे लोगों को स्पेक्यूलेटर्स यानी कि सट्टेबाज कहते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में ऐसे स्पेक्यूलेटर्स भी होते हैं। नाउ थर्ड आर द आर्बिट्रेजर्स। अब आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? आर्बिट्रेजर्स वो लोग हैं जो कि दो मार्केट्स में जो प्राइस का डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केट ए है, मार्केट ए में एक प्रोडक्ट मिल रहा है 10 रुपए का और मार्केट बी में वही प्रोडक्ट बिकता है 12 रुपए का। तो अगर मैं आर्बिट्रेजर हूँ तो मैं मार्केट ए से 10 रुपए का वो प्रोडक्ट बाय करके और मार्केट बी में जाकर उसको 12 रुपए में बेच दूंगी और 2 रुपए का मुनाफा कमा लूंगी। सो ऐसे लोगों को आर्बिट्रेजर्स कहते हैं जो कि दो मार्केट्स में जो प्राइस का मिसमैच है उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आप आर्बिट्रेजर्स कहते हैं। सो जो तीन प्लेयर्स हैं उसमें फर्स्ट कौन है? हेजर्स हैं, जो एक्चुअली में जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है वो हेजर्स हैं। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन है? जो कि प्राइसेस का अनुमान लगाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। और आर्बिट्रेजर्स कौन है? जो कि दो मार्केट्स में जो प्राइसेस का डिफरेंस चल रहा है उन प्राइसेस के डिफरेंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। So that's all for this session. In the next session, we are going to discuss about options, that is the first type of derivatives. Thanks for watching and listening.